चैप्टर 3 हमने जो छोड़ा था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी कल्चर के बाद 10 टिप्स हाउ टू अचीव अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। क्योंकि हमने जब सेफ्टी कल्चर के बारे में पढ़ा तो हमने दो टाइप का सेफ्टी कल्चर देखा था, एक था पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, एक था नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। तो वर्क प्लेस पे हमें कौन सा चाहिए होता है? पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। तो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को अचीव करने के लिए कुछ की एलिमेंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव आपकी चीज़ें हैं जो कि आपने अडॉप्ट करनी होंगी। तो 10 टिप्स के अंदर 5 चीज़ें वही हमारे पास की एलिमेंट होंगे। कौन कौन से थे? जिसके अंदर कम्युनिकेशन था, ट्रेनिंग, लीडरशिप, उसके बाद रिपोर्टिंग और इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स। ये 5 जो पार्ट्स हैं ये आपकी जो सेफ्टी कल्चर है उसको पॉजिटिव अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पांचों चीज़ें आप वहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इफेक्टिवली, तो आप सेफ्टी कल्चर पॉजिटिवली अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे आप अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कभी भी पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद कुछ हमारे पास पॉइंट्स इसी के अंदर 5 वो होंगे और 5 न्यू हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है शो द कमिटमेंट। शो द कमिटमेंट का मतलब है कि जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वर्क प्लेस पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि हमने वर्क प्लेस को वहाँ पे क्या करना है, सिक्योर करना है। अभी आपकी कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को आपने प्रैक्टिकली वहाँ पे शो भी करना होता है। कैसे शो करेंगे? वहाँ पे वर्कर्स को ट्रेनिंग दे के शो करेंगे, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वहाँ पे आप इंस्पेक्शन करेंगे और वहाँ पे आप इंश्योर करेंगे कि जो स्टाफ है वो प्रॉपरली वो प्रैक्टिसेस कर रहा है जो कि वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और वर्क प्लेस को सेफ और सिक्योर कर रही है। देन प्रोवाइड रिपोर्टिंग टूल्स, जो कि रिपोर्टिंग के मेथड थे जिसके अंदर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नियर मिसेस हो रही हैं, कोई जो वर्कर है वो इंजर्ड हो रहा है, किसी हेल्थ इशू का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए आप उनको टूल्स प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह कल भी मैंने आपको बताया था कि टूल्स के अंदर क्या हो सकता है, कंप्लेन बॉक्सेस हो सकते हैं। टूल्स के अंदर वहाँ पे उनके पास एक टीम लीडर या वहाँ पे सुपरवाइज़र या एक पर्सन हो सकता है जो कि उनकी टीम को लीड करेगा और उनकी बातें वगैरह सुनेगा। उसके बाद आप उनको डिजिटल टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग के लिए ओशा फॉर्म्स होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आयोश के जो आपके हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म्स हैं वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इन टूल्स के ज़रिए वो क्या करेंगे कि वहाँ पर कोई भी इशू हो रहा है, कोई इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, कोई नियर मिस है, इन तमाम चीज़ों को वो वहाँ पे रिपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप इनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अब आपको इजी होगा कि आप अपनी वर्क प्लेस को एनालाइज कर सकेंगे, आपको पता होगा कि आपकी वर्क प्लेस किस तरह की है, और जब आप अपनी वर्क प्लेस को इजीली एनालाइज कर रहे हैं तो उसके बारे में आप पॉजिटिवली कोई डिसीजन भी लेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे सेफ्टी कल्चर भी अचीव हो सकता है। उसके बाद आपने कम्युनिकेशन को इनकरेज करना है। कम्युनिकेशन को इनकरेज करने का मतलब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि उन्हें कोई भी इशू है वो वहाँ पे बताएं, क्योंकि इन एम्प्लॉयज़ को स्टार्ट के अंदर ये फियर होता है कि हो सकता है कि अगर हम कोई चीज़ रिपोर्ट करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जॉब के ऊपर पड़ेगा, कोई हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो इसके अंदर आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनकी जो सेफ्टी है, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो आप इंश्योर करेंगे। उसके बाद जब वर्कर को अपनी जॉब की सिक्योरिटी है, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन या कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, हमारी जॉब के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, वो उसके बाद वहाँ पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो लीडरशिप है तो उसको भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब जो लीडरशिप है उसको भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। जैसे आप देखते हैं स्कूल्स की एग्जांपल लेते हैं, स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं उनको भी वर्कशॉप्स दी जा रही होती हैं। क्यों? उन्हें बताया जा रहा होता है कि किस तरह उन्होंने अपना बिहेवियर इंप्रूव करना है, उन्हें बताया जा रहा होता है उन्होंने अपनी टीचिंग टेक्निक किस तरह इंप्रूव करनी है, उन्हें बताया जाता है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट एरियाज़ के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है, डिफरेंट जो सर्वेज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स उनको शो की जाती हैं, उन्हें प्लानिंग करने के बारे में बताया जाता है। अब इसके ज़रिए क्या होता है, एक टीचर जो कि पहले से पढ़ा रहा है तो उसकी जो टीचिंग मेथड और इम्प्रूव होता है। ऐसे ही लीडर जो होगा, लीडर को वर्कशॉप्स, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और उससे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ उसकी मीटिंग्स वगैरह वो उसे इस इनेबल करती हैं कि वो अपने जो लीडरशिप की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ज़्यादा बेटर वे के अंदर वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएगा। उसके बाद टेक एक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्क प्लेस पे पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होगा तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है जस्ट आप अल्फाज से बात ना करें, आपके अल्फाज ना हों, आप वहाँ पे एक्शन भी शो करेंगे
वहाँ पे वर्क प्लेस पे जैसे आप ये नहीं बोलेंगे कि वर्क प्लेस पे जो हैज़र्ड्स हैं उनको कंट्रोल करें, अब वर्क प्लेस पे हैज़र्ड्स को जाके खुद कंट्रोल भी करेंगे। आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि जब काम करना है तो काम करने से पहले वहाँ पे हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना है। आप साथ टीम के साथ जाके उन्हें बताएंगे कि हैज़र्ड को इस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसके ज़रिए क्या होगा, जस्ट आपके जो वर्ड्स हैं वो वहाँ पर नहीं शो होंगे, आपकी जो कमिटमेंट है, आपके जो एक्शंस हैं वो उनको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। उसके बाद इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। आपने क्या करना है, वर्कर्स की इफेक्टिवनेस के लिए, वर्कर्स की बेटरमेंट के लिए आपने उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो न्यू सॉफ्टवेयर जो उनकी ट्रेनिंग दे रही होती हैं, उन्हें जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज़ करने का मेथड बता रही होती हैं, उन्हें बताया जा रहा होता है कि जो न्यू इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से जो कि वर्क प्लेस के आपको सेफर स्कोर कर सकते हैं, जो नया मटेरियल यूज़ हो रहा है तो उसके अंदर कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। अब ये किया कैसे जाता है, उनके लिए अलग से सेशंस अरेंज किए जाते हैं। अब उन सेशंस के ऊपर भी उनकी कॉस्ट लगती है। उसके बाद उन्हें नए टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपके मॉडर्न आते जा रहे हैं वो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद जैसे आपने पता है कि पहले जो वायरसेस थे, बैक्टीरियाज थे, इनका कंसेप्ट नहीं था कि ये भी होती है कोई चीज़ जो कि ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करती है। आज आपको जैसे ही पता है किसी जगह पे कोई वायरस, आप एकदम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज़ आपको क्या अवेलेबल की गई है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर शामिल होती है। इसी तरह वर्क प्लेस पे वर्कर्स को जो चीज़ें उनको अफेक्ट कर सकती हैं उनसे बचाने के लिए एक्स्ट्रा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी और उन्हें एक्स्ट्रा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वर्क प्लेस पे अगर हाइट से कोई मटेरियल गिरने के चांसेस हैं, उन्हें हेलमेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जितनी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप वर्कर्स को जस्ट हेलमेट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आपकी वर्क प्लेस पे वर्कर्स जो हैं उनको हेड इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। अब जब उनकी हेड इंजरी के चांसेस कम है तो आपको भी पता है कि हेड इंजरी के ऊपर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। 2000 का या 3000 का आप हेलमेट लेके उनको देते हैं और लाखों के अंदर अपने पैसे वहाँ पे बचा रहे होते हैं, जो कि आपकी कॉस्ट वहाँ पे ओवर रन हो रही है। तो ये चीज़ आपको क्या करती है, हेल्प करती है कि आप क्या करें कि इन्वेस्ट करें हेल्थ और सेफ्टी के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, और जो वर्क प्लेस पे रिस्क लेवल है उसको ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर मैनेज करें और वर्कर्स की जो हेल्थ है उसको भी वहाँ पे इम्प्रूव करें। उसके बाद आ जाता है बी प्रोएक्टिव। अपने आप को क्या करना है कि जैसे कहते हैं ना, मोहतात रखना। प्रोएक्टिव होना, मोहतात रखना। मोहतात रखने का क्या मतलब है कि आगे कोई चीज़ है तो उससे अपने आप को पहले बचाया जाए। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते वक्त आप शूज़ पहन के निकलते हैं, क्यों? आपको है कि क्या पता कोई किसी जगह पे कोई कांच पड़ा हो, कोई कांटा पड़ा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, ऑयल वगैरह हो जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हो जाऊँ। अब ये प्रोएक्टिव मेजरमेंट है, अपने आप को मोहतात रखा है। फिर आप क्या करते हैं कि जब आप सही धूप में बाहर निकल रहे होते हैं तो उस वक्त या तो आप वहाँ पे कोई सायादार चीज़ लेके साथ निकल रहे हैं, जैसे छतरी वगैरह हो गई है, या फिर गीला कपड़ा ऊपर रख लेते हैं। अब ये चीज़ आपको क्या कर रही होती है, बाहर जो आपकी हीट है उससे आपको क्या कर रही होती है, सेव कर रही होती है, आपकी जो बॉडी है उसको बैलेंस कर रही होती है। अब ये भी प्रोएक्टिव मेजरमेंट है। तो इसी तरह आपने सेफ्टी फील्ड के अंदर तमाम मेंबर्स को उन्हें बताना है कि उन्हें क्या चाहिए कि वहाँ पे देखें कि कौन से हैज़र्ड्स मौजूद हैं, किस चीज़ की वजह से वो हिट हो सकते हैं, किस चीज़ की वजह से वो इंजर्ड हो सकते हैं, कौन सी चीज़ है जो कि उन्हें बीमार कर सकती है, कौन सी चीज़ है जो उनकी वर्क एक्टिविटी को रोक सकती है। उन चीज़ों को पहले से वो देखें और फिर कंट्रोल करके तो काम करें। जितना वो मुहतात रहेंगे उतना ही वहाँ पे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। देन इन्वॉल्व योर स्टाफ इन द डिसीजन मेकिंग। अपने स्टाफ को अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करना है। आपने अपने स्टाफ को बताना है कि आपने क्या करना है कि कोई भी वर्क प्लेस पे इशू है वो हमें बताना है, और कोई डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो स्टाफ है उसकी जो राय है वो भी लेनी है, उनकी एडवाइसेस लेनी है, और उनसे जो वर्क प्लेस पे जो रियल डाटा है वो कलेक्ट करना है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करनी है। देन डू नॉट इग्नोर डिसमिसिव बिहेवियर। डिसमिसिव बिहेवियर मीन्स नेगेटिव बिहेवियर, जो कि वर्क प्लेस को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा और नेगेटिव सेफ्टी कल्चर को वहाँ पे राइज करेगा। तो इस बिहेवियर को भी वहाँ पे इग्नोर नहीं करना। कोई वर्कर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा, बेशक छोटे लेवल पे है, उस चीज़ को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। उसको वहाँ पे उसको कंसेंस में लेके आना है और उसको वहाँ पे टारगेट करके उसको वापस क्या करना है, सॉल्व करना है। देखना है कि कौन से एरिया के अंदर वर्कर्स के अंदर कमी है, कौन से एरिया के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। देन
इम्प्लीमेंट गुड कम्युनिकेशन को आपने क्या करना है, वहाँ पे इनकरेज करना है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर एक न्यू ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है जो कि अवेलेबल है, तो जो कि प्रीवियसली रिस्क है उसके बारे में उसको रेक्टिफाई करने के लिए, तो उसे भी वहाँ पे बिजनेस लेवल के अंदर तमाम जो एरियाज़ है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। वहाँ पे अगर आपकी वर्क प्लेस पे कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ, अब आपके पास एक ट्रेनिंग कोर्स आ गया है, उसके ज़रिए उसको आपने क्या करना है, तमाम एरिया के अंदर वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना, उन तक उसकी एजुकेशन पहुँचानी है। या एक वर्क प्लेस पे वहाँ पे कोई वर्कर इंजर्ड हुए हैं किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी और हैजर्ड्स की वजह से, अब आपने बाकी वर्कर्स को भी अवेयर करना है कि यहाँ पे इस तरह के हैजर्ड्स वगैरह हो सकते हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखें। देन रिमेंबर मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट टू। और आपने क्या करना है कि आपने जो वर्कर्स की फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो स्ट्रेस की वजह से उनके इश्यूज़ आते हैं, आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं और डिफरेंट जो चीज़ें हैं, उनसे उनको भी कंसर्न में लेके आना है और वहाँ उनको भी आपने देखना है। तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकेंगे, वर्कर्स को आप क्या करेंगे, फ़िज़िकल इंजरी से भी बचाएंगे और साथ उनकी जो स्ट्रेस लेवल है या उनकी डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, उनके आपस में कोई इख्लाफात हैं, उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। तो इस तरह से करके तो आप क्या कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे एक सेफ्टी कल्चर को वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वर्क प्लेस भी आपकी क्या होगी, वहाँ पे इफेक्टिवली मैनेज होगी। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चन है, पूछ लें। देन आ जाता है व्हाट इज़ वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी क्या है? अब जो काम करने वाली जगह है जहाँ पे वर्कर्स डेली कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट हैं, प्लम्बिंग से रेलिवेंट हैं, एक्सकेवेशन से रेलिवेंट है या इसका फोल्डिंग से रेलिवेंट है, किसी भी टाइप की एक्टिविटी जब वर्कर्स किसी जगह पे जॉब परफॉर्म कर रहा है, या उसको जो ड्यूटी दी है वो परफॉर्म कर रहा होता है, उस जगह को हम कौन सी क्या नाम देते हैं, वर्क प्लेस देते हैं। और वर्क प्लेस सेफ्टी का मतलब क्या होगा, जिस जगह पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उस जगह पे जो आपके इंसिडेंट्स के चांसेस हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं, वहाँ पे कोई हैज़र्ड मौजूद है, कोई रिस्क मौजूद है, उसको वहाँ पे मिनिमाइज़ किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए और वर्कर्स को एक फ्री और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, उसको हम किसका नाम देंगे, वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी मीन ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द पीपल इन द वर्क प्लेस। जो वर्कर्स वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनकी ओवरऑल सेफ्टी को हम क्या नाम देते हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी का नाम देते हैं। इसके अंदर जो टास्क हैं उसके अंदर वर्क प्लेस पे जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मैनेज करना, उनको रिड्यूस या एलिमिनेट करना और साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करना ताकि वहाँ पे वर्क प्लेस को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। वाई इज़ वर्क प्लेस सेफ्टी इंपॉर्टेंट? जैसे हमने देखा था कि सेफ्टी कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हम देखेंगे कि वर्क प्लेस सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वर्क प्लेस सेफ्टी, अब वर्कर्स की सेफ्टी ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी है और वर्क प्लेस पे जो आपकी मशीनरी यूज़ हो रही है, जो आपके टूल्स हैं, जो प्रॉपर्टी है और जो साथ आपका इन्वायरमेंट है, उसकी भी सेफ्टी वर्क प्लेस सेफ्टी के अंदर ही शामिल है। अब जब एक वर्क प्लेस सेफ और सिक्योर होगी उसकी वजह से क्या होगा, एक वर्क प्लेस अगर सेफ और सिक्योर है, बिजनेस के अंदर किसी किस्म की डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। वर्क प्लेस अगर सेफ और सिक्योर है, वर्कर्स वहाँ पे कंटिन्यूसली काम करेंगे। वर्क प्लेस अगर सेफ और सिक्योर है, वहाँ पे आपको किसी किस्म के फाइन्स नहीं पे करने पड़ेंगे, किसी किस्म के लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वर्क प्लेस सेफ और सिक्योर है तो वहाँ पे आपके जो वर्कर्स हैं वो भी मोटिवेटेड रहेंगे, वो भी वहाँ पे विदाउट एनी फियर काम कर रहे होंगे। और कहा जाता है कि जो साउंड वर्क प्लेस है या सेफ वर्क प्लेस है वो एक साउंड बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस का क्या होती है, सोर्स होती है। अगर आपकी जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कंपनी सेफ और सिक्योर है, वो आपका जो बिजनेस भी होगा वो सेफ और सिक्योर होगा और सक्सेसफुल होगा। इसीलिए वर्क प्लेस को सेफ और सिक्योर करने के लिए हाई लेवल पे वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की जाती है, प्लानिंग की जाती है और फिर वर्क प्लेस को सेफ और सिक्योर किया जाता है ताकि वर्क प्लेस पे जो आपकी हेल्थ रेलिवेंट इश्यूज़ हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए, जो फर्टिलिटीज़ हैं, जो हाई लेवल की इंजरीज़ हैं उनको कम किया जाए, सिकनेसेस जो हैं उनको कम किया जाए और जो डेथ रेशो है या डेथ के चांसेस हैं, डेथ की काजेज़ हैं, उनको भी रिड्यूस किया जाए, जो कि एम्प्लॉयज़ के मोरल को और साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और उसको भी क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे। और जो फ्यूअर वर्क प्लेस इंजरीज़ होंगी, फ्यू का मतलब होता है कि ना होने के बराबर, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, दा फ्यू का मतलब होता है कि जो कुछ ना कुछ हो। जैसे ये वाटर है, अगर इसके अंदर मैं बोलूँगा तो ये क्या है, दा फ्यू वाटर है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है। इसी के अंदर पानी अगर मेरी हाफ से भी कम बोतल है, अब इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, आ फ्यू वाटर। लेकिन इसके अंदर कुछ पानी के कतरे पड़े हुए हैं, 2 से 4 ड्रॉप्स हैं, फिर मैं बोलूँगा फ्यू वाटर इन द बॉटल। अब ये जो 3 लेवल्स होते हैं ये उसकी लेवल बता रहे होते हैं। फ्यू मतलब बिल्कुल ना होने के बाद, यहाँ पे भी वर्ड जो यूज़ हो रहा है कि फ्यूअर वर्क प्लेस इंजरीज
can also benefit the company financially to reduce insurance premium and money spent on equipment's repair, leading to a better safety reputation. This is also encouraged by Safe Work Australia. अब जो बहुत कम आपकी इंजरीज़ होंगी वो आपकी वर्क प्लेस को भी क्या करेंगी, आपकी जो कंपनी है उसको भी फ़ायदा देंगी, फाइनेंशियली उसको फ़ायदा पहुंचाएंगी, और उसके जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी कम होंगे, उनके अंदर भी स्पेंडिंग नहीं होगी, और इक्विपमेंट की रिपेयरिंग के ऊपर भी पैसा नहीं लगेगा, और एक जो सेफ्टी और रेपुटेशन है वो भी बिल्ड होगी। तो WHO ये भी कहता है कि वर्क प्लेस क्या होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को एडवोकेट करता है, उसके बारे में तरगीब देता है, उसके बारे में एजुकेशन देता है, उसके ऊपर जोर देता है। क्योंकि 2017 के अंदर WHO की तरफ से एक सर्वे किया गया था, और उस स्टडी के अंदर देखा गया था कि 12 मिलियन जो लोग हैं वो एक्टिव वर्किंग एज के अंदर हैं, और मोस्टली जो हैं तो ये डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो हैं तो तकरीबन 12 मिलियन जो लोग हैं तो वो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं या क्रोनिक डिजीज़ हैं उनकी वजह से साल के अंदर उनकी डेथ हो रही है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों की डेथ दुनिया के अंदर जस्ट इसलिए हो रही है कि उन्हें जो डिजीज़ हैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उनको अपने जो सीनियर्स हैं, जो अपनी कंपनी है या फैमिली है, उनको बताते नहीं हैं, या क्रोनिक जो डिजीज़ हैं उनको वो छुपा रहे होते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे उनकी डेथ्स वगैरह होती हैं। और साथ कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी जो GDP है उसमें भी जो 4 से लेकर 6% तक का उन्हें नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की GDP कितनी है, $400 बिलियन है, तो $400 बिलियन का 4 से 6% निकाल लें तो आपको कितना, तकरीबन 8 से 12 बिलियन डॉलर, 8 से 12 नहीं, 1 करोड़ में से 4 बिलियन आ जाता है 100 में से, तो 400 तो मतलब 16 से लेके 24, 16 से 24 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर इक्वल टू 100 करोड़, 100 करोड़ का 1 बिलियन डॉलर है। तो पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के अंदर अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा तो इन्हें जो 1 साल के अंदर नुकसान होगा 16 से लेके 24 बिलियन डॉलर तक का हो सकता है। तो पाकिस्तान के जो रिज़र्व बैंक के अंदर अभी पैसे पड़े हुए हैं वो भी 21 बिलियन डॉलर है, मतलब जो इनके पास टोटल सेविंग पड़ी हुई है उससे भी ज़्यादा का नुकसान बन रहा है। अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये उन्होंने एग्जांपल दिया, 2017 के अंदर ये स्टडी की गई थी, तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए फिर उन्होंने एक और रिसर्च की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जिन कंट्रीज़ ने, जिन कंपनीज़ ने क्या किया, सेफ्टी से रेलिवेंट वहाँ पे एक्शन लिए और वहाँ पे वर्क प्लेस को सेफ और सिक्योर करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो सिक लीव्स थी और जो हेल्थ कंप्लाइंसेस थी उनको ज़्यादा क्रिटिकल होने से 27% उसके अंदर रिडक्शन की है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर 1 महीने के अंदर 1000 वर्कर जो था तो वो क्या हो रहा था कि उसकी जो कंडीशन से क्रिटिकल हो रही थी, बीमार हो रहा था या वर्क प्लेस से ऑफ हो रहा था, तो उसके अंदर 27% रिडक्शन की गई, मतलब 270 जो लोग हैं उनकी उसके अंदर कमी आ गई है। पहले अगर 1000 वर्कर 1 महीने के अंदर क्या कर रहा था, सिक लीव ले रहा था, अब उसमें से जो 730 लोग हैं वो बाकी रह गए जो कि 1 महीने के अंदर सिक लीव ले रहे। ये जस्ट किसकी वजह से हुआ, जब उन्होंने सेफ्टी के ऊपर फोकस किया, उसके ऊपर एक्शन लेने की शुरू की है। और साथ ही जो कंपनीज़ थी उनकी जो कंपनी को जो हेल्थ केयर कॉस्ट पड़ रही थी, हेल्थ केयर कॉस्ट मतलब जो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह और जो डिफरेंट चीज़ों के अंदर, तो इन चीज़ों के अंदर जो कमी थी वो भी तकरीबन 26% हुई है। अगर एक कंपनी क्या कर रही थी कि अपने वर्कर्स की जो हेल्थ के ऊपर पैसा लगा रही थी, तकरीबन 1 करोड़ 1 महीने का अगर लगा रही है, तो उसके अंदर 26% क्या आ गई है, रिडक्शन आ गई है, मतलब अब उसके 74 लाख लग रहे। पहले वो 1 करोड़ लगा रही थी, अब 74 लाख लग रहा है। तो अब जितना उसके ऊपर वो एक्शन लेती जाएगी उतनी इसके अंदर रिडक्शन भी आती जाएगी। इसीलिए WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इनकरेज करती है कि कंट्रीज़ को कि वो क्या करें कि वहाँ पे वर्क प्लेस पे अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और ऐसे एक्शंस लें जिनके ज़रिए पब्लिक को भी अवेयर किया जाए और वहाँ पे वर्क प्लेस को सिक्योर किया जाए। और साथ ही कंपनीज़ को बोला जाता है कि वो डिफरेंट जो लेवल पे इंजरीज़ और हैज़र्ड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, वर्क प्लेस की जो नेचर है उसको सिक्योर करने के लिए वहाँ पर प्लानिंग करें और प्लान्स तैयार करें। और जो ऑफिशियल्स हैं कंपनीज़ के और बाकी जो कंपनी लीडर्स हैं उनको भी कहा जाता है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेवेंट प्रोग्राम्स वगैरह इनके ऊपर फोकस करें, और जो डिजीज़ है, इंजरीज़ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और इन्वायरमेंटल जो हेल्थ है इसको इम्प्रूव करें। व्हाट आर द मोस्ट वर्क प्लेस सेफ्टी इश्यूज़? जहाँ पे लगा ज़्यादा हो गया बता देना, उधर रोक देंगे। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वर्क प्लेस सेफ्टी इश्यूज़? वर्क प्लेस पे सबसे ज़्यादा कॉमन सेफ्टी इश्यूज़ कौन से हैं? इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं
ह्यूमन एरर। सेफ्टी इश्यूज़ का मतलब वो चीज़ है जिसकी वजह से जो सेफ्टी है वो वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो नहीं की जा रही है या उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं की जा रही। इसके अंदर पहली चीज़ आती है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर मतलब अगर उसके पास ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास वर्किंग इन्वायरमेंट सही नहीं है, उसके पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उसको रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं दिए जा रहे, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, अब रिसोर्सेज देने वाला भी ह्यूमन है, रिसोर्सेज को यूज़ करने वाला भी ह्यूमन है, टेक्नोलॉजी देने वाला भी ह्यूमन है, उसको यूज़ करने वाला भी ह्यूमन है, स्किल्स देने वाला भी ह्यूमन है और यूज़ करने वाला भी ह्यूमन है, नॉलेज भी ह्यूमन प्रोवाइड कर रहा है और यूज़ भी ह्यूमन ही कर रहा है। अगर मिल नहीं रही, एक बंदे के पास अवेलेबल नहीं है, मेन कंपनी के जो सिलेक्टिव लोग हैं जो कि उनकी सिलेक्शंस कर रहे हैं वहाँ पे लोगों की, वो वहाँ पे प्रॉपर मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं कर रहे, वो उन लोगों को हायर नहीं कर रहे जो कि प्रॉपरली कॉम्पिटेंट लोग हैं, क्वालिफाइड प्रॉपर हैं, क्वालिफाइड पीपल हैं। तो उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है हेल्थ हैजर्ड्स। सेफ्टी के अंदर जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं जिसके अंदर आपके वर्क प्लेस की सेफ्टी से रेलिवेंट, कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट फैक्टर्स भी शामिल हैं, इन्वायरमेंट भी शामिल है, उसके बाद वहाँ पे जो बैक्टीरियाज वगैरह ये भी शामिल हैं, और जो वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो नेग्लिजेंस वगैरह होती है वो भी इसके अंदर शामिल है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसके अंदर आपका पानी आ जाता है, आबो हवा आ जाती है, आपकी ज़मीन वगैरह आ जाती है, उसके बाद आपका टेम्परेचर वगैरह आ जाता है, आप वेदर कंडीशंस आ जाती हैं, ये चीज़ें भी इसका पार्ट हैं जो कि वहाँ पे आपके जो वर्क प्लेस सेफ्टी है इसके अंदर ये मेन जो सेफ्टी कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि वहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। क्लियर? काफ़ी है कि कर लें आगे भी?